टॉपिक स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन को लेकर के, ठीक है। जर्नल में सर। हाँ बेटा। सर आपने डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंट के बाद बैंकिंग ट्रांजेक्शन है नहीं। हाँ, डिस्काउंट के बाद मैंने पहले डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके बाद मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए बोला था आपसे। मेरी ऑलरेडी जो यूट्यूब पर वीडियो मतलब थी, मैंने वो आपको शेयर करी थी, तो आपने देखी होगी। आज मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप सभी ने वो वीडियो देखी है, उसको समझा है, ठीक है बेटा। बाकी अपना वैसे माइक ऑफ रखें, तभी ऑन करें जब कुछ बोलना हो बेटा, ठीक है। जब मैं कुछ पूछने वाला हूँ तब आप ऑन किया करो अपना माइक। तो देखिए बेटा, अभी भी अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो किसी कॉन्सेप्ट में, किसी टॉपिक में, जो भी मैं अभी तक कराए हैं, तो आप वो पूछ सकते हो। देखिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता क्या है। आपने अभी तक जो भी मतलब मैंने आपको समझाया है भाई, हम किसी भी ट्रांजेक्शन में जो भी बैंक का है, अगर हमने देखो कुछ ट्रांजेक्शन जो कैश ट्रांजेक्शन होती है, नकद। कैश का मतलब ये नहीं है कि वो कैश में ही हो, कैश का मतलब है नगद में, और क्रेडिट का मतलब उधार में। कैश ट्रांजेक्शन हमारी बैंक से भी हो सकती है और कैश में भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम उसको देखो, जहां पर हम कैश की जगह बैंक यूज करते हैं, मतलब भाई या तो हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से रिसीव कर रहे हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर डायरेक्टली बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सब उस सब की हमको कैसे ट्रांजेक्शन करनी है। तो सबसे पहले देखिए, मान लो बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया, डिपॉजिट, उसकी क्या एंट्री करेंगे। बैंक में अगर हमने पैसा डिपॉजिट किया तो आप खुद सोचिए कि आपके पास से कैश जाएगा और बैंक का पैसा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप क्या एंट्री करने वाले हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट में भी नहीं ले रहा, तो आपको समझा रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट। भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में, हाँ बेटा, बेटा बैंक में डिपॉजिट की एंट्री सभी को समझ आई, पैसा जमा। हाँ जी बेटा, देखिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जो बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया है वो समझ आया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है। सेकंड, विड्रॉल की, पैसा विड्रॉ किया, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। फिर मैंने बैंक से पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है, तो मेरे पास क्या है, कैश आएगा। तो क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई कैश डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये विड्रॉ किसके लिए किया है, कैश ऑफिस यूज के लिए किया है, तो हमारे पास कैश आया है। अच्छा, हम कहते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर पर्सनल यूज का मैटर आएगा तब वो कैश नहीं आएगा हमारे पास। पैसा तो बैंक से विड्रॉ हो रहा है, लेकिन वो हमारे पर्सनल यूज के लिए हुआ, ओनर के पर्सनल यूज के लिए हुआ, तो उस केस में वो कैश की वजह क्या डेबिट होगा हमारा, ड्राइंग। तो उस चीज को ध्यान रखना कि विड्रॉ किस पर्पज से किया गया है, ठीक है बेटा। थर्ड, चेक इश्यू किया हो, मान लो हमने इश्यूड, अगर हम चेक इश्यू किया है, चेक इश्यू किया बेटा हमने, तो चेक हमने किसी को दिया होगा। तो अगर हम किसी को भी चेक देते हैं, भाई जो भी हमारा क्रेडिटर है या जो सप्लाई है, तो जिसको चेक मिल रहा है उसको तो हम कर देंगे डेबिट। क्रेडिटर का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट टू बैंक। भाई अगर हमने किसी को चेक काट के दिया है, चेक इश्यू किया है, तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा। बेटा ये बताइए पहले मेरे को कि
मेरी ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर चल रही है ना? कोई क्लास में तो डिस्टर्ब नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, लाइट नो का तो देखिए चेक इश्यू का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपने गुड्स परचेज किया राम से, क्रेडिट में परचेज किया उधार में, तो आप क्या एंट्री करने वाले बेटा? भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। आपने परचेज किया मान लो 10,000 रुपए का, 10,000 का। इस केस में राम मेरा क्या है? क्रेडिटर। अब मैंने उसको बाद में पेमेंट किया तो राम डेबिट टू कैश, अगर मैंने कैश में किया है राम डेबिट टू कैश, और अगर मैं उसको चेक दिया तो राम तो डेबिट हो रहा है, भाई राम को तो मिल रहा है, क्रेडिटर को तो मिल रहा है टू बैंक, बट हमारे पास तो कैश की जगह क्या जा रहा है? बैंक जा रहा है। ये एंट्री सभी को समझ आ गई होगी। थर्ड, फोर्थ, चेक रिसीव एंड डिपोजिट इनटू बैंक इमीडिएटली। and deposit into bank immediately। कि भाई हमने चेक रिसीव किया और उसको इमीडिएटली सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या करना है, तो कैसे करना है हमको? देखो जब हमें चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो सीधा भाई हमारे पास क्या बैलेंस बढ़ जाएगा? बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी चेक मिला, जो भी हमारा कस्टमर होगा, कस्टमर अकाउंट। जैसे कि मान लो मैंने गुड्स सोल्ड किया राम को, तो राम डेबिट टू सेल। भाई जब मैंने राम को गुड्स बेचा है तो राम तो रिसीवर हो गया, तो राम डेबिट टू सेल। लेकिन जब उससे पैसे मिलेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब मैं कह रहा हूँ कि कैश में पैसा नहीं मिला मेरे को उसने चेक दे दिया और वो चेक मैंने बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में मेरे पास क्या बैलेंस बढ़ेगा? बैंक का। तो बैंक इंक्रीज होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर राम। सभी को क्लियर है बेटा? हाँ जी। मान लो अब ये चेक मिला हमको बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, तो चेक हमको मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। अगर हमें चेक में मतलब चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और नहीं किया डिपॉजिट तो क्या एंट्री करेंगे? चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट। लेकिन हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, तो क्या एंट्री करेंगे? बेटा इस केस में देखो जब चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया तो हमारे पास चेक नहीं है, सीधा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जिस केस में हमको चेक मिला और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं? चेक इन हैंड। भाई जिस डेट में मिला उस डेट में हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी मिला है कस्टमर। भाई जिस दिन चेक मिला उस दिन हमारे पास चेक इन हैंड है, ये एक अलग से अकाउंट ओपन कर लेते हैं हम कुछ टाइम के लिए, जब तक उस चेक को हम डिपॉजिट नहीं करते हैं। बाकी मैंने कहा कि नेक्स्ट डे आपने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट के टाइम पर क्या एंट्री होगी? अब भाई जिस दिन चेक मिला तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, लेकिन जब हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बेटा दोनों ट्रांजेक्शन में फर्क देख रहे हो आप? चेक मिला डिपॉजिट इनटू बैंक इमीडिएटली, तो सीधा हमने बैंक को डेबिट कर दिया, कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि चेक मिला बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, फिर मैंने नेक्स्ट डे उस चेक को डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। दोनों एंट्री का कंक्लूजन बिल्कुल सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर।
इसका भी वही है कंक्लूजन तो, लेकिन ये अलग अलग डे पर रिकॉर्ड हुई है, तो अलग अलग डे पर अलग अलग अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। मैंने बोला था कि जर्नल जो करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, डेट वाइज टाइम वाइज रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। तो अब देखिए, हालांकि मैं अगर नॉन एंट्री की बात करूं, भाई आपने चेक एंड हैंड अकाउंट को डेबिट किया और यहाँ पर चेक एंड हैंड अकाउंट को क्रेडिट किया, जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया, तो ये अकाउंट तो बराबर सेटल हो गया, जीरो। फाइनली बैलेंस क्या बचा, कस्टमर क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नॉन एंट्री की बात करूं तो मैं, और यहाँ पर ही वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर क्रेडिट, यही है ना। तो ये चीज समझ आई? हाँ जी बेटा क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, अगर देखो ये रिकॉर्ड आपको नोट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बेटा, ठीक है। तो इससे मैंने क्लास रिकॉर्डिंग में लगाई हुई है, नहीं लगाई हुई है? हाँ लगाई हुई है बेटा, ठीक है। देखो मैं रब करता हूँ इसको। और बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टेंटली मेरे से पूछ लेना कि सर इसको थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, तब ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट होता ही नहीं है तो बेटा मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अब देखिए, मान लो जो चेक हमने रिसीव किया और फिर वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया और वो चेक हो गया डिसऑनर्ड, तो हम क्या एंट्री करेंगे? चेक डिसऑनर्ड की एंट्री। नंबर तो मैं भूल गया बेटा कौन सा था मेरा, जो भी है चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? चेक हमने बैंक में लगा दिया और बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, चेक में कुछ मिस्टेक थी या जो हमारा कस्टमर था जिससे हमको चेक मिला उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, वो डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया चेक। तो क्या हमको पेमेंट मिली? जी नहीं। थोड़ा सा आप बैक में जाइए, मैंने अभी जो आपको एक एंट्री समझाई है आप उसको समझना कि जिस दिन चेक मिला और आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो आपने एक एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक इमीडिएटली। ठीक है, मैंने डिपॉजिट कर दिया उसको बैंक में उसी टाइम पर, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर किया। लेकिन जब मेरा चेक डिसऑनर्ड हो गया तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या करनी है मेरे को? भाई जब उससे पैसा आया ही नहीं तो मैं उसको अपना मतलब कैंसिल क्यों कर दूंगा, वो दोबारा से मेरा डेटर बन जाएगा। आप थोड़ा सा प्रोसेस को पूरा देखो। मान लो आपने गुड्स बेचा राम को, तो राम डेबिट टू सेल अकाउंट। मान लो आपने राम को 20,000 रुपए का गुड्स बेच दिया, 20,000 का, तो आपने ये एंट्री करी होगी, मान लो ये आपने 1 अप्रैल को एंट्री करी है, फिर आपने 5 अप्रैल को उससे चेक रिसीव किया और वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि आप कह रहे हो कि राम से पैसा आ गया 20,000 का। अब हुआ क्या, आने वाले 2 या 1 दिन बाद 3 दिन बाद वो चेक मेरा क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो क्या राम से पेमेंट आ गई आपकी? हाँ जी, वो पेमेंट करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे क्योंकि वो पेमेंट हुई नहीं। तो आप दोबारा से राम को क्या करेंगे, जिस दिन डिसऑनर्ड हुआ है राम को दोबारा से कर देंगे आप डेबिट, मतलब वो फिर से डेटर बन गया आपका टू बैंक, क्योंकि बैंक में कोई पैसा आया नहीं, बैंक अकाउंट 20,000। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं भाई, जिस दिन आपने सेल किया तो राम आपको 20,000 रुपए देने वाला है क्योंकि आपने उसको माल बेचा है, वो डेटर है आपका देनदार। जब आपको उसने चेक दे दिया तो आपने उसको देनदार से हटा के कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, तो राम का बैलेंस निल और बैंक में आपका पैसा चला गया 20,000 रुपये, आपने रिकॉर्ड कर दिया अपनी बुक्स में। लेकिन जब बैंक में वो चेक लगा तो वहां पे वो क्लियर ही नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो उस स्टेट में उस टाइम पर राम फिर से क्या बन जाएगा आपका, भाई उसका चेक कैंसिल हो गया तो ये थोड़ी कि आप राम से पैसे नहीं लोगे, राम से दोबारा आपके लिए मतलब उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और आपके लिए एसेट क्रिएट हो जाएगी, तो आप राम से फिर से पैसे की डिमांड करेंगे, तो राम आपके लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। और बैंक जो आपने डेबिट करके दिखाया हुआ है, क्या पैसा आया आपके बैंक में? जी नहीं, तो आप उसको फिर से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्लियर है? तो डिसऑनर्ड की एंट्री होती है आपकी, जो भी हमारा कस्टमर है उसका अकाउंट हम कर देंगे डेबिट टू बैंक और बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट। समझ आया बेटा? हाँ जी, चेक डिसऑनर होने की एंट्री समझ आई?
बेटा एक बार कंफर्म करिए, समझ आ गया ये वाला पॉइंट? आप रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते कि क्लास छोड़ देते हो क्या और लॉगिन करके बस? मेरे को बेटा इंस्टेंटली रिप्लाई किया करो, क्लास में पूरा इंटरेक्ट हुआ करो, ठीक है? अच्छा मैं अब आपको इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा समझना जरूरी है। अगर ये समझ आ गया तो मैं नेक्स्ट पॉइंट को मूव करता हूँ। अब देखिए, मान लो जब आपने चेक पेमेंट इस बंदे से रिसीव करी और ये अगर आपने डिस्काउंट पर रिसीव करी, इस वाले पॉइंट को समझा रहा हूँ, ठीक है? मतलब पहले मैंने कहा कि आपने 1 अप्रैल को उसको सेल किया, तो राम डेबिट टू सेल अकाउंट आपने 20,000 कर दिया। इस कौन देखो बेटा यहाँ पे दोबारा से इसमें थोड़ा कंसंट्रेट करिए भाई। 1 अप्रैल को आपने सेल किया राम को, तो राम डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है? उसके बाद आपने मानो 20 अप्रैल को उससे पेमेंट, भाई आपने 1 महीने के लिए सेल किया था उसको कि 1 महीने बाद मेरे को पैसे दे देना, लेकिन उस बंदे से आपने पेमेंट पहले ले ली, अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव कर ली और आपने उसको डिस्काउंट ऑफर कर दिया और उसने वो डिस्काउंट अवेल कर लिया, मतलब उसको डिस्काउंट उसने ले लिया, आपको पैसे उसने 20 तारीख को ही दे दिए। भाई कैश डिस्काउंट का मैटर है, तो आपने क्या एंट्री करी होगी? मान लो 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, ठीक है? तो आपने क्या एंट्री करी होगी? भाई चेक मिला आपको कितने का? 19,000 का, 19,000 का, 1,000 का हो गया डिस्काउंट, और वो चेक आपने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है? तो आप एंट्री करने वाले हो बेटा, आवाज में आकाश, हाँ बैठ जा रहा हूँ, आवाज नहीं आती है। देखो बेटा, आपको जब चेक मिला बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आएगा? तो जितने का चेक है, चेक उसने 1,000 का डिस्काउंट के बाद दिया तो 19,000 का दिया होगा, तो 19,000 का आपने बैंक को कर दिया डेबिट। डिस्काउंट कितना दिया आपने? डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट 1,000 का टू राम। राम कितने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया आपने? 20,000 से। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, राम को आपने गुड्स बेचा था 1 अप्रैल को, 1 महीने की सेल किया था आपने, जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है वो 1 मंथ की है, राम डेबिट टू सेल कर दिया आपने, लेकिन आपको अर्ली पेमेंट की जरूरत थी तो आपने उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया, तो कैश डिस्काउंट हुआ क्योंकि आप कैश को पहले पाना चाह रहे हो, तो आपने उसको डिस्काउंट ऑफर किया, उसने डिस्काउंट ले लिया और आपको पेमेंट कर दी, तो आपको मिला 19,000 रुपये का और वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू राम 20,000। ये एंट्री सभी को समझ आई बेटा? हाँ जी, Yes, sir. अच्छा जी। अब देखो यहाँ इसके बाद क्या हुआ कि मान लो वो 2 या 3 दिन बाद वो जब चेक क्लियर होने के लिए गया, 22 तारीख को कह रहा हूँ, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को वो चेक आपका डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर्ड के केस में आप क्या करते हैं? भाई दोबारा से अपने डेटर को डेटर बना देते हैं, मतलब राम आपका डेबिट हो जाएगा। लेकिन राम अब कितने से डेबिट होगा? भाई राम को आपने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, किस लिए? ताकि पेमेंट मिल जाए। जब आपको पेमेंट मिली नहीं तो राम को आप क्यों क्रेडिट करेंगे? राम को आप पूरे अमाउंट से डेबिट करेंगे, आप उसको डिस्काउंट क्यों देंगे? तो उसका डिस्काउंट भी कैंसिल किया जाएगा, तो आप राम को डेबिट कर देंगे 20,000 रुपीज से। टू बैंक का बैलेंस कितना कम हुआ? 19,000 रुपीज से, और टू डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपीज। बेटा अब आप कहेंगे कि सर जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो हमारा डेबिट होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा खर्चा होता है, और डिस्काउंट रिसीव वो इनकम होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट किया है, उसका रीजन ये कि मैंने डिस्काउंट अलाउड लगाया नहीं है, डिस्काउंट अलाउड को मैंने कैंसिल किया है, इसलिए मैंने उसको क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो अब आपको ये चीज समझ आई? बिल्कुल इसकी अपोजिट हो जाएगी। भाई जब चेक मिला तो आपने बैंक को डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया और राम को किया।
लेकिन वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो राम को फिर से आप डेबिट कर देंगे 20,000 से, बैंक को क्रेडिट कर देंगे 19,000 से, और डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट कर देंगे 1,000 से, आप उसका डिस्काउंट भी कैंसिल कर देंगे। बेटा ये चीज समझ आई आपको? ये बताओ मेरे को कि अगर आपने कोई चेक रिसीव किया डिस्काउंट पर और आपने उसको इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसके बाद वो चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया, तो आप क्या करने वाले हो? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? हाँ जी बेटा, अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो मैं इसको फिर से रिपीट करूं? बताइए बेटा, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है क्या? अब तो नहीं हो रही ना कोई प्रॉब्लम वीडियो में? हाँ जी वो कोई कॉल वगैरह आ जाती है बेटा, उस वजह से थोड़ा ब्रेक हो जाता है वीडियो में। अच्छा पहले मेरे को बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को? ये क्लियर करो, फिर हम आगे करते हैं इसको। यस सर। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट, कोई चेक आपने इश्यू का हो गया है, डिपॉजिट का हो गया, रिसीव का हो गया, क्लियर है। अच्छा बैंकिंग से आपने कोई, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया या कुछ भी, आपने कोई भी सैलरी वगैरह कोई एक्सपेंस पे कर दिया, तो क्या एंट्री करेंगे? देखिए बैंक ने बैंक चार्ज के लिए एंट्री क्या करेगा? चार्ज, बैंक ने चार्ज लगा दिया, तो आप क्या एंट्री करेंगे? बेटा जब बैंक ने चार्ज लगाया तो बैंक चार्ज आपके लिए क्या हो गया? खर्चा। भाई बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा किसी भी खर्चे के लिए, तो आप क्या एंट्री करेंगे? तो आप एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस, अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका क्या है? एक्सपेंस टू बैंक। बेटा बैंक चार्ज लगाया बैंक ने, तो बैंक चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा कट जाएगा आपका। अच्छा मान लो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो क्या होगा? क्या एंट्री होगी? बैंक ने इंटरेस्ट लगाया तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम या एक्सपेंस? हाँ जी बोलिए, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? बेटा कोई रेस्पॉन्स करिए। देखिए बैंक ने इंटरेस्ट अगर चार्ज किया तो बैंक हमारा क्या हो गया? मतलब बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? खर्चा। चार्ज किया उसने, तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन मैंने कहा कि बैंक ने अलाउड किया इंटरेस्ट, अलाउड बाय बैंक, फिर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया तो हमें इंटरेस्ट मिला होगा। भाई जब बैंक ने चार्ज किया तो इंटरेस्ट उन्होंने हमसे चार्ज किया, लगाया, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया टू बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया तो इंटरेस्ट हमको मिला, तो इंटरेस्ट मिलना हमारे लिए क्या हो गया? इनकम। जब इंटरेस्ट देगी बैंक हमें तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये चीज समझ आई? दोनों एंट्री। भाई अगर इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा हो गया, खर्चे को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं एज पर नॉमिनल, और बैंक हमारे लिए असेट से रियल है, तो असेट हमारी जा रही है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो इंटरेस्ट बैंक कटेगा, हमारा बैलेंस कटेगा। और अगर इंटरेस्ट हमको अलाउड तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं? बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट। क्लियर है? अच्छा बेटा अब आप मेरे को एक एंट्री बताइए, सैलरी पेड बाई चेक। चेक से अगर मैंने सैलरी पे करी है तो क्या एंट्री होगी? सैलरी मेरे लिए खर्चा हो गया तो क्या एंट्री करेंगे हम? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है बेटा? हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
नो सर। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके बेस पर बेटा क्वेश्चन करेंगे कल। आपको मैं कोई एक दो क्वेश्चन सेंड नहीं, अभी तो नहीं करूंगा मैं, अभी तो कुछ क्योंकि उसमें और भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे। वैसे आपका मंडे को मैं टेस्ट रखूंगा, जहाँ तक चांस है 99% चांसेस है कि मंडे को आपका टेस्ट होगा। मंडे ट्यूजडे किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिए। जितना भी आपको मतलब कोई दिक्कत डाउट्स आता है करने में, तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप करके कॉल करके जैसे भी पॉसिबल होता है आप सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। लेकिन ये कि आप किसी भी दिन ये नहीं कहेंगे कि सर आपने हमें टेस्ट के लिए बताया नहीं, हम टेस्ट कैसे देते हैं। 99% चांसेस है कि मंडे को आपके टेस्ट ले लूंगा। और एक चीज और ध्यान रखना, टेस्ट आपका इस तरीके मतलब कैसे होगा, आपकी इस क्लास में जो भी है आपके ऊपर जो आइकन बने हुए हैं मतलब पॉइंट्स बने हुए हैं सेक्शन, उसमें आपका एक टेस्ट सेक्शन है, तो वहां पर जाकर आपको टेस्ट मिलेगा और वो टेस्ट का लिमिटेड टाइम रहेगा। भाई इतने टाइम में वो आपको देखकर सबमिट करना है। आप वहां से टेस्ट का जो भी पेपर होगा, पेज होगा, पीडीएफ जो भी होगा, वो आप डाउनलोड कर करके उसको देख करके उसके टेस्ट को सॉल्व करके आंसर अपना कॉपी पर, और उसका फोटो क्लिक करने के बाद दोबारा से वहीं उसी लिंक पर आपको अपलोड का भी ऑप्शन मिलेगा, सबमिट का, आप उसको वहीं पर सबमिट कर देना। ध्यान ये रखना है कि हर बच्चे को जो टाइम लिमिट दी जाएगी टेस्ट की, मैं वैसे मैं ज़्यादा टाइम दूंगा ऐसी बात नहीं है। मान लो क्वेश्चन की टाइमिंग अगर 10 मिनट की, तो मैं आपको 15 या 20 मिनट का टाइम दे दूंगा आराम से, लेकिन आपको उसी टाइम लिमिट में वो टेस्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे तो फिर आपका वो टेस्ट सबमिट होगा नहीं, और मैं अदर देन किसी और प्लेटफॉर्म पर आपका टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो भी चेक करूंगा टेस्ट वगैरह, तो वहीं से आपको यूपीएससी रेस्पॉन्स हो जाएगा टेस्ट आपका प्रॉपर चेक करने के बाद, आपको वहीं पर मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब मेरे को अलग से कोई रिपोर्ट जनरेट करनी नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम टेस्ट लेंगे, मंडे में लें ट्यूसडे में लें, मैं आपको टेस्ट का लिंक वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और मैं क्लास में मतलब जो ग्रुप है व्हाट्सएप में उसमें लिख दूंगा कि आपको टेस्ट करना है, आपको उस टाइम पर जो भी क्लास टाइमिंग होगा उसी टाइम में ले लेंगे हम, उस दिन हमारी जैसे वीडियो क्लास नहीं लेंगे। उसके बाद हम टेस्ट का जो सबमिट हो जाएगा आपको आंसर करके मैं आपको सबमिट कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में उस टेस्ट को सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका टेस्ट प्रोसीजर है। उससे अलग किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट आता है, मान लो टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और टेस्ट आपका होगा इन्हीं कॉन्सेप्ट से जो आप पढ़ रहे हो ना, नॉर्मल इसी उसमें से होगा आपका, तो जो भी डाउट प्रॉब्लम है आप साथ के साथ उनको क्लियर करते चला बेटा, ठीक है। ओके अभी सर। किसी बच्चे को और कुछ पूछना है क्या? और देखो जिन बच्चों ने अगर मान लो ये लेट ज्वाइन किया हो, मतलब अभी ज्वाइन मतलब बाद में ज्वाइन किया है, तो वो बच्चे मेरी क्लास में इस पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, यूट्यूब पर भी चली जाएगी, और मेरी जो वेबसाइट है टीचमेंट वाली उस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से भी जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको देखो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है वो बच्चे अपना बैक में जो भी मैंने अभी तक पिछले क्लासेस में पढ़ाया है उसकी भी मोस्टली वीडियोज आपके पास अवेलेबल है, सारी वीडियो ही अवेलेबल होंगी, आप उनको यूट्यूब की प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हो, और अदर देन आपको वेबसाइट से जाके भी मिल जाएगा वो, तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हो। किसी बच्चे को कुछ पूछना तो बेटा पूछिए। सर ये कंप्लीट है ना जनरल? नहीं जनरल अभी कंप्लीट नहीं है बेटा, जनरल आपका 50% हो गया। नहीं टेस्ट तो आपका जितना भी मैं करा दूंगा आगे हो जाएगा, वैसे मोस्टली मैं अभी इसमें यहाँ तक का ही टेस्ट का देना चाहूँगा। अभी तो आपका मैंने मंडे का तो रखा है, आज क्या है मेरे हिसाब से ट्यूसडे वेडनेसडे है, ट्यूसडे आज, हाँ तो बस तो ट्यूसडे हो गया कल वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो जाना चाहिए वैसे जनरल, मंडे तक ना भी होगा तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मंडे का इसलिए कह रहा हूँ कि संडे में आपको थोड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, और आप ऐसा नहीं है संडे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम डाउट आती है ना, आप मेरे को व्हाट्सअप करके सेंड कर देना, कोशिश तो यही रहेगी 99% कि मैं आपको तभी रेस्पॉन्स कर दूँ उसका। लेकिन ध्यान रखना, तभी तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप टॉपिक नोट कर लीजिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, उन टॉपिक के बेस पर ही आप देखो, आपको अलग से वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि सर अभी हमने प्रैक्टिस में इतने क्वेश्चन तो करे ही नहीं है, उसकी टेंशन ना लो, आप कॉन्सेप्ट मैंने किया हुआ है, मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो जो लेक्चर मैंने अभी लास्ट टाइम जो अपलोड किया था आपको जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैं कह रहा हूँ उसमें से आपको कम से कम अगर मान लो 20 नंबर का टेस्ट होगा तो आपको उसमें से कम 7-8 नंबर का टेस्ट मिलेगा, 8 नंबर का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट था और वो मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। उससे बाहर कोई भी मतलब उसका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझाया हुआ मैंने, तो बाहर आपको कुछ मिलेगा नहीं।
तो जिन बच्चों ने अभी भी नहीं किया हो, मान लो ये क्लासेस स्किप हो गई हो या कोई प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आया हो, तो यूट्यूब पर जाकर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ पुरानी वीडियो भी पड़ी है और कुछ नई वीडियो भी अपलोड करी हुई है, तो आप उन्हीं के हिसाब से देख लेना। मैं तो उसका नाम मतलब मेंशन किया हुआ है, उनमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख लेना। बेटा किसी की कोई और प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, क्लास से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या कोई और दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ जी, क्लियर है? तो बेटा आप क्लास लेफ्ट कर जाइए और आप अपनी तैयारी कर लीजिए, अपनी बुक से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। बैंकिंग ट्रांजेक्शन तक जितनी भी ट्रांजेक्शन कराएंगे ना उनको कर लीजिए। मैं कल का उससे जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा वो ओपनिंग इंक्रीज का होगा और डेप्रिसिएशन समझाऊंगा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब समझाऊंगा मैं कल आपको। ठीक है, वैसे कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और ये सब जो भी मैं कल समझाने वाला हूँ, इससे आगे जो भी आने वाला है वो मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हर तरीके से, एडजस्टमेंट के लिए भी। तो आप उनको भी थोड़ा जरूर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और टाइम से जुड़ जाया करो बेटा। क्लास का आपको 10:40 का टाइम रखते हैं, 10:40 पर आपको जुड़ जाना चाहिए। ठीक है तो बेटा, ओके, क्लास लेफ्ट कर जाइए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, पूछना हो तो आप पे करिए, बाकी क्लास लेफ्ट कर जाइए आप। बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही है?